बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी कर्व एनालिसिस, ठीक है। आज उसी का एक दूसरा पार्ट और आता है सर बजट। क्या आता है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन जो आपके नोट्स में भी होगा और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो क्या लिखा है यहाँ पे? डिफाइन बजट सेट। क्या लिखा है? बजट सेट। सबसे पहले सर हमें ये क्लियर करना है कि बजट किसे कहा जाता है। बजट की एक सिंपल सी परिभाषा समझाता हूं मैं आपको। हाउ कंज्यूमर कैन स्पेंड देयर इनकम। हम अपनी इनकम को किस तरीके से खर्चेंगे अलग अलग जगहों पे, उसे ही क्या बोला जाता है सर? बजट बोला जाता है। यही बात है ना भैया, जो 10,000 रुपये कमाता है वो 10,000 रुपये का बजट बनाएगा, जो 50,000 कमाएगा वो 50,000 का बजट बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बजट सेट क्या होगा? कहता है ऑल द कॉम्बिनेशन शोइंग हाउ अ कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम। यानी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं उसको कैसे कैसे खर्चूंगा, वो क्या कहलाता है सर? मेरा यहाँ पे बजट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹60। एक कंज्यूमर है, उसके पास टोटल कितने रुपीज है बेटा? 60 रुपए। ऑप्शन 1 है कि एक्स, ही कैन परचेज गुड्स एट अ ₹2 ईच। यानी एक्स एक गुड्स खरीदता है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको अभी क्लियर होगा आपका ये। एक्स जो है बेटा वो गुड्स खरीदता है, तो उसका जो गुड्स आता है वो कितने का आता है? 2 रुपए का एक। और जो वाई खरीदता है उसका कितने का आता है सर? 1 रुपए का एक। यहां तक क्लियर है? अगर बेटा टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास बच्चे? 60 रुपए। अगर एक्स 30 यूनिट खरीदता है, तो अगर 30 है तो उसका कितने का एक? 2 रुपए का। तो कितने रुपए खर्च दिए बेटा हमने? 60 रुपए। तो जब मैं 60 रुपए पूरे खर्च दूंगा तो गुड बाई कितना खरीद पाऊंगा सर? समझ आ गया यहाँ तक कि सर 60 रुपए थे वो पूरे के पूरे मैंने किस पे खर्च दिए? एक्स पे। तो मैं गुड्स बाई कितना ले पाऊंगा सर? 0। यहां तक क्लियर? अब बेटा इसको मैंने 20 करा, मान लो गुड्स बाई कितना ले रहा हूं मैं? तो बेटा 20 ये है कितने का एक? 1 रुपए का। तो मैंने 60 रुपए में से कितने रुपए खर्च दिए बेटा? 20 रुपए। बाकी कितने बचे? 40 बचे। और एक्स खरीदना है मेरे को उससे, तो एक्स एक कितने का है? 2 रुपए का। तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा सर? 20। समझ आ गया ये 20 कहां से आया? सर 40 रुपए बचे थे, 2 रुपए का एक था, भाग कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे? 20। ऐसे ही बेटा फिर मैं अगर इसकी 30 क्वांटिटी खरीदता हूं तो 30 रुपए खर्च दिए मैंने। अब बाकी कितने बचेंगे सर? 30 रुपए। तो 2 रुपए के हिसाब से कितना खरीद पाऊंगा? 15। उसके बाद मैंने 40 खरीदी, तो 40 × 1 40। कितने रुपए बचे? 20। तो 20 के हिसाब से कितनी खरीदेंगे? 10। और अगर बेटा मैंने पूरे के पूरे 60 रुपए कहां पे लगा दिए? वाई पे। तो वाई पे अगर 60 रुपए लगा दिए तो एक्स कितने खरीद पाऊंगा? 0। तो यही क्या कहलाता है सर? हमारा बजट सेट कहलाता है, जहां पे हम डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन शो करते हैं कि हम अपनी इनकम को कैसे कैसे खर्च सकते हैं। ये और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, ये अनलिमिटेड बना सकते हो आप, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन बजट लाइन। कहता है इट रिप्रेजेंट ऑल द बंडल्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद द एंटायर इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ बजट सेट। अगर एक लाइन में कोई पूछता है आपसे कि बजट लाइन क्या होती है, तो सर जो ऊपर बजट सेट बनाया था ना हमने एक अभी टेबल में, उसकी जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल मतलब उसे डायग्राम पे शो करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी बजट लाइन बन जाती है। क्या बनती है हमारी वो? देखो कैसे बनेगी, ये रही। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से सुनना बेटा। ये है गुड्स वाई और ये गुड्स क्या है? एक्स। मैं गुड्स वाई मैक्सिमम कितने खरीद सकता था सर? 60, 1 रुपए के हिसाब से। और गुड एक्स मैक्सिमम कितने खरीद सकता था सर? क्योंकि वो 2 रुपए का एक आता है और मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं सर? 60। तो देखो गुड वाई की मैक्सिमम कितनी थी? 60। और गुड एक्स का मैक्सिमम कितना है? तो ये जो लाइन आ रही है बेटा, इसी को क्या बोला जाता है सर? बजट लाइन। या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइस लाइन, ठीक है। और ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ना आपके बेटा, ये क्या कहलाते हैं? हमारे बजट सेट्स कहलाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां तक का क्लियर है सबको? क्या ऐसा हो सकता है जो मैं पूछ रहा हूं, बताना। ये एक्स गुड्स है, इधर ले लेते हैं इसको, ये एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है बच्चे, ठीक है। मैंने बेटा यहाँ पे ये कितने खरीदे? 20। तो 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए खर्च दिए मैंने? ठीक है। और मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ 10। तो 10 रुपए एक का आया, कितने खर्चे मैंने? 10 रुपए। तो टोटल देखो यहाँ पे करके देखते हैं इसको। 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया? 40। 1 से करेंगे तो सर ये कितना हो गया? 10। दोनों का टोटल करेंगे तो खर्चा कितना है मैंने? 50 रुपए खर्चे। मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं? तो मैं 50 रुपए खर्च सकता हूँ, नहीं खर्च सकता? खर्च सकता हूँ।
लेकिन सर ये जो है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा फिर ये? बजट लाइन के, यानी बेसिकली शॉर्ट में कह सकते हो कि सर मेरे पास पेरेंट्स ने 60 रुपए खर्चने के लिए दिए थे, मेरा बजट कितना था 60 रुपए, लेकिन उसमें से मैंने खर्चे कितने सर 50 रुपए। तो आप घर आके क्या कहोगे कि मम्मी या पापा मैं अपने बजट के अंदर अंदर ही सामान खरीद के लाई हूँ। क्या करके लाई हूँ? बजट के अंदर अंदर। बजट के अंदर मतलब बजट लाइन के अंदर अंदर ही हमने कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब एक कॉम्बिनेशन समझो, आप ये दोबारा से 20 लेना चाहते हो तो कितने हो गए सर 40, लेकिन आप ये 30 लेना चाहते हो, टोटल कितने हो जाएंगे सर? क्या ले सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि बजट ही कितने का है? 60 रुपए का। तो ये पॉइंट जो है सर ये बाहर आ जाएगा। इसे बोला जाता है अनअटेनेबल बंडल। क्या बोलते हैं इसको? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। रीजन? क्योंकि हमारा बजट कम है, हम उससे ज्यादा का क्या करना चाहते हैं? सामान खरीदना चाहते हैं। तीनों चीजें समझ आ गई? तो बजट लाइन क्या है? वो कॉम्बिनेशन जो हम अचीव कर सकते हैं प्रॉपर पैसे खर्च के। बजट लाइन के अंदर कुछ आता है तो इसका मतलब है सर वो अचीव तो कर सकते हैं लेकिन अभी पूरे पैसे खर्चे। और बजट लाइन के अगर कोई बाहर आता है तो हम उसको खरीद ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है। समझ आ गई? यहां तक चीजें क्लियर है भैया? चलिए अब क्वेश्चन यहां पे आता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट लाइन। बेटा देखो सेम सेम से आएंगे कुछ। कैसे? देखो पहला, द बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। बजट लाइन क्या आती है? ऊपर से। ऊपर से कहां पे आती है बेटा? ये नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है बेटा सुनीति ये नीचे की तरफ? क्या बताया था? नेगेटिव लिंक। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं x का बढ़ाता हूं तो y कम करना पड़ेगा, y को बढ़ाऊंगा तो x। क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये पहले चैप्टर से ही कि भैया जहां पे भी नेगेटिव लिंक होगा उसका डायग्राम हमेशा क्या बनेगा? डाउनवर्ड। पुराने स्टूडेंट्स को प्रूव हो चुका होगा अब तक कि भैया जितने भी नेगेटिव लिंक आए सब ऊपर से नीचे बन रहे हैं अब तक। ठीक है, 4-5 तरीके के डायग्राम बना चुके हो, सारे कैसे बन रहे हैं बेटा? आपके डाउनवर्ड ही बनेंगे हमेशा। ठीक है, फिर आता है द बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन इफ द प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कहता है बजट लाइन में सिर्फ तभी चेंज आएगा या तो आपका बजट बढ़ जाए यानी कि आपकी इनकम बढ़ जाए, या फिर आपका बजट तो उतना ही है, चीजों के प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए। या समझ रहे हो भैया? दो ही चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई व्हेन डज बजट लाइन चेंजेस, बजट लाइन में चेंज कब आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर? या तो मेरी इनकम बढ़ जाए तो मेरा बजट बढ़ जाएगा, है ना भाई? या फिर सर कब चेंज आएगा? जब गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाए तो भी हमारे बजट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। मान लो कोई चीज सस्ती हो गई तो आप ज्यादा खरीद पाओगे, कोई चीज महंगी हो गई तो आप उसे अब कम खरीद पाओगे। ठीक है, देखो लिखा है, कहता है बजट लाइन में चेंज अंडर अ टू सिचुएशन, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अब बेटा यहां पे बहुत ध्यान से समझना इस डायग्राम को। देखो बेटा यहां पे ये वाली जो लाइन जा रही है ना बच्चे आपकी, ये आपकी कौन सी लाइन है? इनिशियल लाइन है, यानी ये हमारी कह सकते हो क्या है? बजट लाइन है। क्या है ये? कहता है अब ये बना किसके ले रहे हो? अफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द बजट। क्या हो रही है? लोगों की इनकम चेंज हो रही है। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है। देखो इकोनॉमिक्स में बेटा अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो वो हमेशा कहां शिफ्ट होगी? राइटवर्ड। कभी भी कुछ चेंज आएगा इकोनॉमिक्स में इंक्रीज का तो वो कहां पे शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। और जब भी कोई चीज डिक्रीज होगी तो कहां शिफ्ट होगी? लेफ्टवर्ड। अब मान लो आपका बजट अभी एज पर एग्जाम्पल कितना था? 60 रुपए। अब बेटा वो बजट कितना हो जाए? 80 रुपए। तो आपका बजट क्या हुआ? बढ़ा है ना? तो जब बजट बढ़ेगा तो लाइन भी कहां शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ए डैश, देखो ये था ए और ये था बी, अब ये हो गई ए डैश, ये हो गई बी डैश। यहाँ पे लिखा भी है राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम, क्योंकि इनकम क्या हो गई सर हमारी यहाँ पे? बढ़ गई। और अगर इसका अपोजिट कर दूं सर, बजट पहले 60 रुपए था, अब बजट कितना हो गया? 40, तो सर ये कहां पे आ जाएगी? लेफ्टवर्ड आ जाएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन द इनकम। समझ आ गई? सर इनकम बढ़ेगी तो कहां शिफ्ट होगी? राइटवर्ड, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा। और इनकम कम होगी तो कहां शिफ्ट होगी सर? लेफ्टवर्ड, क्योंकि बजट क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। ठीक, आ रहे हैं। इन केस ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स देयर विल बी अ रोटेशन इन द बजट लाइन। यानी दो क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसके अंदर कि शिफ्ट कब होती है और रोटेशन कब आती है। शिफ्ट तो आपने समझ लिया, ठीक है, रोटेशन क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ
fall in the price cause outward rotation due to the rise in the purchasing power और वाइस वर्सा। मतलब समझो भैया आपके पास कितने रुपए थे यहाँ पे 60 रुपए है बेटा। हमने x और y का कॉम्बिनेशन बनाया, हमने ये लिखा कि ये 2 रुपए का है और ये 1 रुपए का है, तो इसको मैं मैक्सिमम 30 खरीद सकता हूँ और इसको मैं मैक्सिमम, अब इसको अगर मैं 20 खरीदता हूँ तो 20 एकम 20 40 बचेंगे, तो इससे कितना खरीद पाऊंगा, और अगर इसको मैं 30 खरीदता हूँ तो 30 एकम 30 और इसको कितना खरीद पाऊंगा। यही समझा है ना हमने। अब बेटा कुछ ऐसा हो जाए कि किसी रीजन से 2 रुपए वाली जो चीज थी आपकी वो 1.5 रुपए की हो जाए, कितने की हो जाए, ठीक है। अब बेटा 1.5 रुपए के हिसाब से 60 रुपए आपके पास, तो आप 30 की जगह कितना खरीद पाओगे, कितना खरीद पाओगे। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि सर जब किसी चीज के प्राइस कम हो जाएंगे ना तो मेरा बजट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बजट क्या हो जाएगा। अब सपोज करो इनवर्ड रोटेशन ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, अगर मान लो इसके प्राइस कम हुए हैं तो इसकी प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी ना। तो देखो बेटा यहाँ ये थी हमारी बजट लाइन, आउटवर्ड रोटेशन ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स के प्राइस कम होते ही, देखो ये एक्स है और ये, तो x के प्राइस कम हुए तो इसकी डिमांड क्या हो गई सर, पहले b थी अब कितनी हो जाएगी b डैश। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं कि सर जब प्राइस कम होंगे तो मैं पहले के मुकाबले उसे क्या कर पाऊंगा, ज्यादा खरीद पाऊंगा। और अगर मान लो ये 2 रुपए की चीज थी अब ये कितने की हो जाए 3 रुपए की, तो पहले मैक्सिमम कितने खरीद पा रहे थे 30, अब कितनी खरीद पाओगे सर सिर्फ, तो अब क्या हो जाएगी सर वो कम हो जाएगी, तो कम होगी तो कहां पे आएगी सर, लेफ्टवर्ड, तो ये आ गई आपकी लेफ्टवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं, जब एक ही चीज चेंज होती है सिर्फ, यहाँ पे दोनों चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, प्राइस किसका चेंज हो रहा है, सिर्फ गुड एक्स का चेंज हो रहा है, तो एक्स ही आगे बढ़ेगा और एक्स ही पीछे होगा। समझ आई। ऐसे ही बेटा हम किसके साथ कर सकते हैं, सेम वाई के साथ। मान लो ये वाई 1 रुपए का आ रहा है, ठीक है, अब ये कितने का हो जाए 2 रुपए का, तो प्राइस बढ़ गए ना, तो प्राइस बढ़ेंगे तो पहले आप इसे मैक्सिमम कितना खरीद पा रहे थे 60, अब आप इसे कितना खरीद पाओगे मैक्सिमम सिर्फ 30, तो यानी कम हो जाएगा ये, तो कम होगा तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। और अगर ये पहले 1 रुपए का था और अब कितने का हो जाए 50 पैसे का, तो 60 रुपए में आप कितने खरीद पाओगे 120, कितने खरीद पाओगे, तो यानी कि सर वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो कहाँ चला जाएगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा है, बहुत हार्ड नहीं है ये वाला चैप्टर, ठीक है, समझ आ गया। प्राइस कम होंगे तो ज्यादा खरीद पाओगे, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो आप उसे कम खरीद पाओगे, इसे बोला जाता है क्या, रोटेशन। और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि रोटेशन क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है, डिफरेंस बताइए। क्लियर है बच्चे सबको। अब आ गया बेटा देखो यहाँ पे कहता है डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस किसे कहा जाता है, ठीक है। कहता है एमआरएस इज द रेट एट विच द कंज्यूमर is willing to give up good X to get an additional unit of good Y, be indifferent and vice versa। मतलब सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। क्या सर, X को पाने के लिए जो मैं Y का सेक्रीफाइस करूंगा वो क्या कहलाता है सर, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और एग्जांपल समझ लो, सर मिल्क बढ़ाएंगे तो ब्रेड्स क्या करनी पड़ेंगी, हमें कम करनी पड़ेंगी, तो वो भी क्या है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है बच्चे। अब आता है आपका इसका मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले ना इसके अंदर एक इक्वेशन समझ लेना बेटा, यहां पे आ रहा है क्या, MRXY, इसका फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑब्टेन्ड, यानी जो सेक्रीफाइस करा वो ऊपर आएगा और जो आपने ऑब्टेन करा, इसको और एक तरीके से बोले जाते हैं लॉस अपॉन में गेन। लॉस अपॉन में कैसे बोलेंगे, अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, जो ऊपर है आपको कैसे पता चलेगा, अब देखो यहां पे क्या लिखा है XY, अगर यहां पे लिखा होता YX, क्या लिखा होता, दोनों में बहुत फर्क है। XY का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप Y का सेक्रीफाइस कर रहे हो किसके लिए, X के लिए, Y का सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी जो आगे होगा ना बेटा वो ऊपर आएगा, जो आगे होगा वो, तो आप सेक्रीफाइस किसका कर रहे हो, Y का X के लिए। और अगर यहाँ पे लिखा हो MRYX, क्या लिखा हो YX, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा, आप X का सेक्रीफाइस कर रहे हो किसके लिए, Y के लिए। समझ आया। तो इस XY का भी क्या है, एक अपना लॉजिक है, जो आगे है
वो सेक्रीफाइस है और जो पीछे है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपने यहाँ पे y का सेक्रीफाइस किया x को पाने के लिए और यहाँ x का सेक्रीफाइस कर रहे हो किसको, y को पाने के लिए। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कहता है एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग अ आईसी कर्व एंड द बजट लाइन। कहता है बजट लाइन को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है जी। अब देखो बेसिक सा पॉइंट है, इसमें ध्यान से सुनना पहले बात को। द पॉइंट एट विच द बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी कर्व। देखो यहाँ पे ना अपना अलग से सेपरेट बनाते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, ये देखिए ये रहा, ये हो गई बेटा हमारी बजट लाइन, ये गया मेरा एक आईसी कर्व, ये गया दूसरा, ये गया तो IC1 IC2, जहां पे ये एक दूसरे को काट गएंगे, या टेंजेंट का मतलब होता है टच करते हुए निकलेगा, जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन को टच करते हुए निकलेगी वो पॉइंट जो होगा बेटा वो क्या होगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा। किसका होगा? अब अगर इसको समझना है ना तो आप इस टेबल से समझ सकते हो। देखो अगर नीचे है नहीं है, चलो ऊपर से समझाता हूं आपको, ये देखना आप बड़े आराम से समझ आएगा। ये टेबल है बच्चे हमारा यहाँ पे, इस पूरे पॉइंट के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पर है, इस पूरे टेबल के अंदर कंज्यूमर 20-20 पे इक्विलिब्रियम में है। सब एग्री है जी? पक्का सब एग्री है? योगी एग्री हो? पक्का? चलो बेटा यहाँ पे 20 रुपए के हिसाब से उसने कितने रुपए लगाए होंगे, 2। टोटल खर्चा कितना करा, 40 रुपए। यहाँ पे 20 रुपए एक के हिसाब से कितने लगाए होंगे, 20। तो वहां 40 खर्चे, यहाँ 20 खर्चे, तो इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, 15 और 30 पे। सर 15 दूनी कितने होंगे, 30। तो यहाँ कितने रुपए खर्चे उसने, 30 रुपए। और 1 रुपए के एक के हिसाब से यहाँ भी कितने खर्चे उसने, 30 रुपए। तो दोनों जगह कितने रुपए खर्च रहा है वो, 30 रुपए। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, इसका इक्विलिब्रियम। इसलिए बार बार पूछ रहा था मैं आपको, ठीक है ना? क्लियर है भैया? ठीक है। तो बेटा बजट के अंदर ये देखा जाता है जहां पे हम टोटल बराबर बराबर खर्चा करेंगे वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो जहां पे बेटा ये एक दूसरे के टेंजेंट होती है ना, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, ये वाला पॉइंट एक्चुअल में वही है जो आपको मैं बता रहा हूं। ये 30 होगा और ये 15 होगा, यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे और ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। आ गया आप समझ? ठीक है। तो नंबर्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम मत निकाला करो कि 20-20 है तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो ये वाला बेटा बहुत ध्यान से सुनना टॉपिक, और आता है 1 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन ये है कि सर डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक, अब देखो मोनोटोनिक का मतलब क्या है बेटा, यहाँ इसको ना हिंदी में लिख रहा हूं, देखना। एक दृष्ट अधिमान बोलते हैं, प्रेफरेंस को अधिमान कहते हैं, या चूज कर लो, कुछ भी कह लो। मोनोटोनिक का मतलब है एक दृष्ट। एक दृष्ट वर्ड कैसे बना ये, एक दृष्ट का मतलब है बेटा एक दृष्टि। एक दृष्टि मतलब आपका जो विजन है या आपकी जो चॉइस है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर कोई कंज्यूमर अपनी चॉइस को बार बार चेंज करता है तो ही कांट बी एबल टू जज इट्स इक्विलिब्रियम, तो वो कभी भी अपने इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है कि सर हमेशा जो एक बंडल है, मान लो एक बंडल क्या हुआ कि हमने मिल्क को प्रेफर करा ब्रेड पे, तो हमारी चॉइस हमेशा यही रहनी चाहिए कि मिल्क इज बेटर देन ब्रेड। ये नहीं कि कभी मैं कहूं कि मिल्क ज्यादा अच्छा है और कभी मैं कहूं ब्रेड ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ऐसे कॉम्बिनेशंस करूंगा तो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। तो देखो क्या लिखा है, कहता है इट मींस दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल which has more at least of one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundle। यानी कि जब वो एक बंडल बनाता है तो हमेशा उसका वो बंडल क्या रहना चाहिए सर, सेम रहना चाहिए। बार बार उस बंडल के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वो बार बार चेंजेस लेके आएगा तो वो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहां तक? पहले ये पढ़ते हैं बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पे, डिफाइन कार्डिनल यूटिलिटी। क्या लिखा आ रहा है, डिफाइन कार्डिनल, और एक क्या आ रहा है नीचे, ऑर्डिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में क्लियर किया था क्या सर, कार्डिनल का मतलब क्या होता है। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 6, 8, 10।
यानी जब मैं यूटिलिटी को, उपयोगिता को नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकता हूं तो उसे क्या बोला जाएगा सर? कार्डिनल यूटिलिटी बोला जाएगा। और जब मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ रैंक दे सकता हूं, कहता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इट कैन बी रैंक्ड ओनली। उसको क्या किया जाएगा? सिर्फ सर रैंक किया जा सकता है, उसको कभी भी हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता पाएंगे। अब उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हाई मस्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द टू गुड्स। इसको कराने से पहले आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है? इस पे ना मैं एक अलग से ही क्लास लूंगा आपकी एग्जाम से पहले, कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, याद रखना, बस मेरे को याद दिलाना, अगर स्किप हो जाए तब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज सिर्फ अभी जितना कराया आप इसे अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है भैया? ठीक है, अभी जाना नहीं है, बैक पैक पहले कर ले तो रुक जाओ।